हेलो दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। भारतीय राज व्यवस्था के अध्ययन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति और उनकी शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक किया गया है, जबकि इनके शक्तियों का उल्लेख पूरे संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है। इसका हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे साथियों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि सभी ने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका शेयर हमारा मोटिवेशन होता है। उसी के आधार पर हम काम करते हैं। एक तरीके से कहें तो ये हमारे जीवन की सांसें हैं। इसी के आधार पे हम आप लोगों से जुड़ पाते हैं। तो प्लीज़ यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए सेशन को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथियों, राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और कार्यपालिका का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक किया गया है। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिमंडल शामिल होता है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, जिसका उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक किया गया है। साथियों, देश के पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 1962 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। जबकि देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ये 13 मई 1967 को देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में विद्यमान हुए, और 1969 में कार्यकाल के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली और 2012 तक देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहीं। वर्तमान में साथियों, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं और ये देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 22 जुलाई 2022 को 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, और ये देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। साथियों, अब बात करते हैं एक एक आर्टिकल्स की। ये थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। साथियों, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, एक राष्ट्रपति का पद होगा, एक संवैधानिक पद है। जबकि अनुच्छेद 53 में प्रावधान है कि संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, यानी कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी। अर्थात देश में जितने भी कार्यभार किए जाएंगे वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। साथियों, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। ये हमारे बहुत से मित्रों की समझ से परे होता है, और आज मैं इन्हें बहुत आसानी के साथ आप सभी को समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का तात्पर्य है कि सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसीलिए देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप में होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत होता है, यानी जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं सबकी लिस्ट होती है। सबको बारी बारी से मत दिया जाता है, और अनुपात के माध्यम से जिनको सर्वाधिक वोट प्राप्त होता है वो राष्ट्रपति के रूप में चयनित किए जाते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की बात है कि इन सभी में सबसे सर्वाधिक मत जो परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है वो जिसे प्राप्त होता है
वो देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए जाते हैं और इनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। साथियों, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। मूल संविधान में दिल्ली पुदुचेरी के संघ राज क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। बाद में साथियों 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अगला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। तो साथियों, इसमें लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। वहीं राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, हम सभी जानते हैं राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और राज्य विधान परिषद के सदस्य, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि आने वाले समय में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। साथियों, अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं उनके वोटों की वैल्यू कैसे होती है। तो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनके मतों की अगर मूल्य की बात करें साथियों, तो राज्य की जितनी जनसंख्या है, यानी कुल जनसंख्या, और जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, इनको भाग दे दो और फिर उन्हें 1000 से भाग देने पे जो मूल्य निकलता है वह एक विधानसभा सदस्य का मूल्य होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपान टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइड बाई 1000, यानी जितनी जनसंख्या आपके राज्य में है, जितने निर्वाचित सदस्य हैं, उनको भाग दो, फिर उन्हें 1000 से डिवाइड करने पे जो मूल्य आता है वो एक निर्वाचित सदस्य के वोट की वैल्यू होती है। इसी तरीके से साथियों, जो हमारे सांसद होते हैं, यानी संसद के जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, अगर उनके मत की वैल्यू की बात करूं मैं, तो राज्य के विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य की विधानसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, ओके, और संसद के दोनों सदनों के जितने निर्वाचित सदस्य हैं, उनको आप डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद जितना भी मूल्य आता है वो मूल्य की वैल्यू होती है एक सदस्य के संसद की, जो राष्ट्रपति को वोट करता है। मान लीजिए कि अब रिमाइंडर के रूप में, शेष के रूप में, अगर यहाँ पर साथियों आधे से अधिक होगा, आधे से अधिक बचता है, तो उसमें एक जोड़ के जो भी प्राप्त होता है वो एक संसद सदस्य के वोट की वैल्यू होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा। साथियों, अब आर्टिकल 56 की बात करते हैं। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई। ये साथियों आर्टिकल 55 था। आर्टिकल 55 में क्या निर्वाचन पद्धति है उसकी बात की गई थी कि कैसे क्या क्या वैल्यू होती, मैंने उसे आपको समझा दिया। अब आर्टिकल 56 कहता है, अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल, हम सभी जानते हैं
कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 57 में प्रावधान है साथियों कि पुनः निर्वाचन की पात्रता। जैसे मान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान समय में देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, वो चाहें तो 16वीं राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी निर्वाचन होने के लिए खड़ी हो सकती हैं अगर उन्हें निर्वाचित कर लिया जाता है, यानी पुनः निर्वाचन की पात्रता देश के संविधान में है। ओके साथियों, वही आर्टिकल 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की अर्हताएं क्या है, योग्यताएं क्या है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए देश का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको। तो पहली योग्यता तो भारत का नागरिक होना चाहिए आपको, 35 वर्ष की आप आयु पूरी कर चुके हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो और आप किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद में साथियों अगर आप कोई संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य हैं, वो सभी शामिल होते हैं, लेकिन अगर आप इन पदों पे हैं तो आप लाभ के पद में शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी आप राज्य में किसी ऐसे पोस्ट पे हैं, चाहे संसद सदस्य हैं, चाहे विधानसभा सदस्य हैं, चाहे राज्यपाल हैं, तो आप चुनाव के लिए मैदान में आ सकते हैं। बाकायदा आपको चुनाव के बाद उस पद से इस्तीफा देना होगा। साथियों, अनुच्छेद 59 में प्रावधान है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति का जब पद होता है उसमें क्या क्या शर्तें हैं, पोस्ट जो है क्या क्या उसके मूल्य हैं। तो राष्ट्रपति को एक निःशुल्क आवासीय निवास मिलता है। हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति भवन जो बहुत ही ग्लोरियस है। राष्ट्रपति को वेतन भत्ता मिलता है। राष्ट्रपति के कुछ अपने विशेषाधिकार होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के गाड़ी पे अशोक का चिन्ह होता है, कोई नंबर प्लेट नहीं होता है, मतलब उस पर कोई नंबर अंकित नहीं होता, केवल अशोक चिन्ह जो है वो अंकित होता है। और जब राष्ट्रपति का काफिला निकलता है तो उसके सामने से जितनी भी गाड़ियां हैं एक प्रोटोकॉल के तहत उनके सामने कोई भी नहीं आ सकता। साथियों, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ये उनके पद की शर्तें हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में जरूर आया होगा। साथियों, अनुच्छेद 60 में उल्लेख है राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाने वाला शपथ, कि राष्ट्रपति जैसे कहते हैं हम अपने पदों और कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा और देश के नागरिक के रूप में, नागरिक शक्ति के रूप में कार्य करूंगा। और देश के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। साथियों, आगे उल्लेख है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग क्यों चलाया जाएगा, किस आधार पर चलाया जाए? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का एकमात्र जो आधार है वो है संविधान का अतिक्रमण। अगर ऐसा किसी भी संसद के सदस्य को लगता है कि राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और संविधान का अतिक्रमण किया है, तो संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव कर सकता है। लेकिन साथियों, ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। महाभियोग के लिए राष्ट्रपति के ऊपर संसद में एक तो 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। और साथियों, उस समय सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, चाहे आप राज्यसभा में शुरू करते हैं चाहे आप लोकसभा में शुरू करते हैं, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर के साथ ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाए तो पहला तो 14 दिन के पूर्व आपको लिखित सूचना देनी होगी। दूसरा, कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर के साथ आपको, यानी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव लाना होगा। अगर 1/4 से कम लोग हस्ताक्षर करते हैं तो प्रस्ताव ही नहीं आ सकता, हटाने की तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर
और साथियों, ये प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग होना चाहिए, यानी राज्यसभा में अलग और लोकसभा में अलग। दोनों सदनों में यदि अलग अलग प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, पहली बात, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों के लिए हो गया। फिर अगर इस प्रस्ताव को पारित कराना है तो आपको पहले राज्यसभा या लोकसभा किसी में आप पारित करवा सकते हैं, लेकिन दोनों सदन में पारित करवाना होगा और पारित करवाने के लिए 2/3 सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है। यानी प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्य और उसको पारित कराने के लिए 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने या समर्थन होना जरूरी है। जब साथियों 2/3 बहुमत के साथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पारित हो जाता है, उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदच्युत मान लिया जाता है, वो अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। तो ये है महाभियोग की प्रक्रिया। जिनको नहीं समझ में आया उन्हें पुनः बता देते साथियों। महाभियोग की प्रक्रिया संसद में लाने के लिए एक तो 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। आप लोकसभा राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं, लेकिन जिसमें भी आप लाते हैं इस प्रस्ताव के लिए आपको 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अगर प्रस्ताव आप ले आए, फिर प्रस्ताव को पारित करने के लिए दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत से इसको पारित होना चाहिए। अगर दोनों सदनों में पारित हो जाए तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देगा। अब तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। साथियों, आर्टिकल 62 में, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव का बात की गई है और जब तक चुनाव नहीं होता तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार करते रहेंगे। ऐसा क्या संविधान में कभी हुआ है? क्या इतिहास में कभी हुआ है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। ऐसा 3 बार हुआ है। सबसे पहले 3 मई 1969 को यह घटना हुई। वराह वेंकट गिरि जी जो उपराष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनका पद के दौरान ही देहांत हो जाता है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का पद के दौरान ही देहांत हो जाता है तो देश के उपराष्ट्रपति वराह गिरि वेंकट गिरि जी 3 मई 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालते हैं और 20 जुलाई 1969 तक ये देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा साथियों, दूसरे थे मोहम्मद हियातुल्लाह खां। जो हियातुल्लाह साहब थे वो भी देश में उपराष्ट्रपति ही थे, लेकिन जब डॉक्टर बी गिरि साहब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं और ये कहते हैं अब हम ना राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेंगे, हम कार्यवाहक नहीं, हमको राष्ट्रपति पद चाहिए। अब राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है। फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद हियातुल्लाह साहब अपॉइंट किए जाते हैं और ये जब तक बने रहते हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। साथियों, तीसरे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे वो बसप्पा दनप्पा जट्टी यानी बीजे जट्टी साहब थे, बीडी जट्टी साहब। इनको ज़्यादातर हम बीडी जट्टी साहब के नाम से ही जानते हैं। तो बीडी जट्टी साहब जो थे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 11 फरवरी 1977 को। कारण तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब का निधन हो गया। निधन स्वरूप उपराष्ट्रपति बीडी जट्टी साहब देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। अब साथियों बात करते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियों की। यहाँ से राष्ट्रपति का जो संविधान में वर्णन था आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हमने अध्ययन कर लिया। अब इनके शक्तियों की बात करेंगे जो देश के संविधान में अलग अलग अनुच्छेद में वर्णित है। सबसे पहले राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ की बात करेंगे। क्षमादान की शक्तियाँ, तो क्षमादान की जो शक्तियाँ साथियों, इसमें 5 प्रमुख शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। परिलंबन, परिहार, लघुकरण, विराम और क्षमा। एक एक का विस्तार से हम समझते हैं कि प्रलंबन क्या होता है, परिहार क्या होता है, लघुकरण क्या होता है, विराम और क्षमा क्या होता है।
सबसे पहले बात करते हैं साथियों परिलंबन की, कि परिलंबन क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि किसी परिस्थिति के कारण अपराधी को दिए गए दंड को पालन करने से रोकना। मान लीजिए कि कोई अपराधी है, उसको दंड दिया गया है, उसके पालन करने से उसको रोका जाए, इसको प्रलंबन बोलते हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों को तब प्रयोग करता है यदि दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यदि दंड ऐसे मामलों में दिया गया हो जो केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत आता हो, यदि अपराधी को मृत्यु दंड दे दिया गया हो। इन 3 मामलों में अपनी क्षमा शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने प्रलंबन के बारे में बताया कि प्रलंबन का तात्पर्य होता है कि किसी परिस्थिति के कारण अपराधी को दिए गए दंड को रोकना, यानी उस पर रोक लगाना। साथियों दूसरा जो परिहार है, परिहार का मतलब होता है कि दंडादेश की प्रकृति को बदले बिना उसे कम कर देना, यानी जो सज़ा दिया गया है उस सज़ा को आप मत बदलो, फिर भी आप उस सज़ा को कम कर दो। जैसे मान लो कि किसी को 1 वर्ष का सज़ा दिया गया है, उसको 6 माह की सज़ा घोषित कर दो। किसी को उम्र कैद की सज़ा है, उसको आप 5 साल की सज़ा कर दो या 7 साल की सज़ा कर दो। इसको परिहार कहा जाता है। लघुकरण का तात्पर्य होता है साथियों कि हल्के दंड, यानी जो दंड है उसको हल्के दंड में बदल देना। जैसे किसी को मृत्यु दंड दिया गया तो उसको उम्र कैद में तब्दील कर दो। साथियों जबकि विराम की अगर बात करें तो विराम कुछ समय के लिए किसी के दंड को अस्थायी रूप से रोक देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्त्री प्रेग्नेंट है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वो बाद में प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसे जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, 5 साल से ऊपर नहीं हो जाता, आप उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते, या उसके मृत्यु दंड को आप उम्र कैद में भी तब्दील कर सकते हैं। अब आखिरी जो है वो है क्षमा। क्षमा साथियों इसके अंतर्गत किसी भी अपराधी का पूरा अपराध माफ़ कर दिया जाता है, और यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति का अपराध माफ़ कर दिया गया तो वो दोषी इतिहास में कभी नहीं कहलाएगा। उसने कोई भी अपराध किया हो लेकिन वो निर्दोष रहेगा, न्यायालय या कोई कानून उसे दोषी नहीं ठहरा सकता है। ये प्रावधान है अनुच्छेद 72 में। साथियों कार्यपालिका की शक्ति की मैंने बात की, जैसा मैंने कहा कि अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसके अलावा साथियों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये भी उल्लेख किया गया है आर्टिकल 74 में। यानी कार्यपालिका की शक्तियों में बात की जाए तो प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका का हिस्सा है, मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका का हिस्सा है, और इनका काम होता है राष्ट्रपति को सलाह देना। साथियों अगर विधायी शक्तियों की हम बात करें कि विधायी शक्तियाँ क्या हैं, तो संसद का निर्माण जो होता है साथियों वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के होता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करता है। इसलिए विधायी शक्तियों के रूप में राष्ट्रपति के पास अधिकार है। साथियों इसके अलावा जब संसद ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार होता है। हालांकि राष्ट्रपति कोई भी काम करता है साथियों तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे करता है, स्वेच्छा से काम कोई नहीं कर सकता। एक मान लीजिए नाम मात्र का पोस्ट होता है, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत करता है, लोकसभा का विघटन भी करते हैं राष्ट्रपति, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ये सभी विधायी शक्तियों के रूप में राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ जैसे मैं बात करूं कि धन विधेयक 109 और 110 में हम सभी जानते हैं कि धन विधेयक का वर्णन किया गया है। धन विधेयक तभी किसी पटल पे लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसकी मंजूरी दे दे, यानी धन विधेयक को पारित कराने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा साथियों अनुच्छेद 112 में
वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट जब भी पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति के नाम पे ही पेश किया जाता है। और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन, उनके सदस्यों की नियुक्ति की जो शक्तियां है वो भी राष्ट्रपति के अधिकार में है। साथियों, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है। कितने प्रकार के वीटो होते हैं? 3 प्रकार के। एब्सोल्यूट वीटो होता है, सस्पेंसिव वीटो होता है और पॉकेट वीटो होता है। अब हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है और पॉकेट वीटो क्या होता है। साथियों, एब्सोल्यूट वीटो को पूर्ण वीटो के नाम से भी जाना जाता है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता है, मान लो कोई विधेयक, वीटो का मतलब होता है रोकना, मैं आपको बता दूं, वीटो का मतलब होता है रोकना। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता है तो वो एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है। राष्ट्रपति ऐसा शक्ति का प्रयोग किसी गैर सरकारी विधेयक पे कर सकता है। एक होता है निलंबनकारी वीटो साथियों, यानी सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को, यानी धन विधेयक को छोड़ के उसको अपने पास रख ले, उसको पुनर्विचार के लिए ना भेजे, तो वो निलंबनकारी वीटो होता है। हालांकि धन विधेयक को नहीं रोक सकता, हम सभी जानते हैं। एक होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है जेब वीटो, यानी राष्ट्रपति कुछ भी ना कहे, ना हाँ ना ना, ठंडे बस्ते में राष्ट्रपति के पास पड़ा रहे, इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ये राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ हैं साथियों। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। तो राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं, जैसे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करने का। जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे साथियों तब इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। साथियों, सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।